Good morning, Aman. Good morning, Nilajit. Good morning, Subarna, Arva. Good morning to all of you. चलो जी शुरू करें, रिवाइज करें, हैं? चलो, कब कोई इनकम पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होती है बताओ? सेक्शन 28 और 41 की इनकम ली जाती है, उसमें से सेक्शन 30 से 37 के खर्चे लेस किए जाते हैं विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, राइट? विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B, ठीक है? अगर आप उन रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग खर्चा करते हो तो ही अलाउड होगा। इवन आप ये बोलते हो सर ये तो बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है, सर लीगल है, अलाउड कर दो। अरे नहीं अलाउड करेंगे भाई, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग करें ना। पापा जी कौन है पता है क्या? सेक्शन 40, सेक्शन 40A, सेक्शन 43B, ठीक है ना? चलो जी, तो यहां आपके 3 सेक्शन हो जाते हैं, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B। 40 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, राइट, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड कर देते हैं, है ना? आपको बताया था, नहीं बताया था मैंने? टीडीएस का कनेक्ट करवाया था यहाँ पे, भूल गए? ठीक है, अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन डिटेल में बताऊंगा मैं जब 40 में आऊँगा तब बताऊंगा। यस राहुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूही, आयुषी गुड मॉर्निंग। 40A में मैंने क्या बताया था? एक तो मैंने बताया था रिलेटिव को पेमेंट और एक मैंने बताया था कैश पेमेंट, ठीक है? ये बताया था। एक 43B जो मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन एक ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा लेकिन तुम्हें आज ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जब तुम्हें वहाँ पढ़ाऊंगा तब तुम्हें कुछ लोड नहीं लगेगा। सेक्शन 43B क्या बोलता है? तुम्हारा जो अकाउंट्स में कोई खर्चा होता है अक्रूवल बेसिस पे अलाउड होता है या कैसे अलाउड होता है? अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो अक्रूवल बेसिस पे तो खर्चा क्या पे करने पे ही अलाउड होता है या अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाता है? क्या लगता है? कुछ खर्चे अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है? एक तो होता है कैश कंसेप्ट, एक होता है कैश कंसेप्ट, एक होता है अक्रूवल कंसेप्ट। ये अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है? पैसे बाद में देने हैं, पहले अक्रूवल बेसिस, राइट? अक्रूवल बेसिस क्या होता है? ये अक्रूवल बेसिस समझा? थोड़ा सा इसे अच्छे से बताओ ना एक बार। अक्रूवल बेसिस क्या होता है बताओगे? कोई बताएगा क्या? अक्रूवल बेसिस क्या हो गया? क्या है अक्रूवल बेसिस? खर्चा अभी हो गया, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्रूवल तो खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना। अक्रूवल खर्चा, आप वो सही बोले, खर्चा हो गया हो लेकिन पेमेंट बाद में। खर्चा कब हो गया हो? अभी मतलब कब? अभी समझ नहीं आता है? प्रीवियस ईयर। हाँ सर, अक्रूवल मीन्स कंसीडर द आउटस्टैंडिंग। यस, मतलब अगर कोई खर्चा है प्रीवियस ईयर 23-24 का आपने इंकर्ड कर दिया हो, आपने मान लो मैंने कहा कि भैया मेरे को सर्विसेज दो और आपने मुझे सर्विसेज दे दी। जैसे ही आप मुझे हाउस कीपिंग की सर्विसेज दे देते हो, लेट्स अज्यूम हाउस कीपिंग की सर्विसेज मैंने आपसे ली, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मान लो 31 मार्च को आपने कहा सर 10 लाख रुपए की सर्विसेज हमने आपको दे दी इस साल में, मैं एंट्री क्या करूंगा? खर्चा बुक कर लूंगा क्या? खर्चा बुक कर लूंगा क्या? क्या कर रहे हो तुम? इतना सोचना कैसे पड़ रहा है तुमको? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विच इज नॉट पेड बट ड्यू। यस, खर्चा बुक कर लोगे सर आप। हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस टू मान लो XYZ हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? 10 लाख रुपए का खर्चा बुक कर लिया मैंने। ये 10 लाख रुपए क्या मैं अपने P&L में दिखा दूंगा? HK एक्सपेंसेस
दिखा पाऊंगा क्या? अरे मैंने पे तो किया ही नहीं है यार, क्यों दिखा रहा हूं? नहीं, बाद में पे करोगे वो एक अलग बात है, मैं क्यों दिखा रहा हूं सर? दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट, है ना? आपके क्या हो गया, जुकाम हो रहा है क्या? अच्छा, दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट, दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट। सो बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट आपने भले ही उसे पेमेंट किया हो ना किया हो, खर्चा अगर प्रीवियस ईयर में इंकर्ड हो चुका है तो सर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो इनकम टैक्स में भी आपको पीजीबीपी और आईएफओएस के अंदर ऑप्शन होता है कि इफ यू वांट टू गो विद द अक्रूवल कंसेप्ट, यस यू कैन गो, और यू हैव ऑप्शन टू ऑप्ट ऑफ कैश बेसिस। देयर आर टू टाइप्स, अक्रूवल और कैश। सो यहां पर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अक्रूवल पे जाना चाहते हो तो यस जा सकते हो, और कैश पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अक्रूवल पे जाते हो तो क्या होगा सर? ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कर दिया हो, पे किया ना किया, इररिलेवेंट, यस और नो? इररिलेवेंट, आप खर्चा बुक कर सकते हो। तो अगर आपने हाउसकीपिंग का खर्चा किया, पेमेंट नहीं किया, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, राइट? चलो जी, तो जनरली आपको खर्चा अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाता है पीजीबीपी में, अगर आप अपनी बुक्स पीजीबीपी को अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करते हो तो। और अगर आप कैश बेसिस पे मेंटेन करते हो तो आपको जो कैश एक्सपेंडिचर हो रहा है वही आएगा, कैश रेवेन्यू हो रही है वही आएगा। ये चीज ध्यान रखना, बताऊंगा लेटर ऑन, बट एक छोटे से कंसेप्ट को समझाने के लिए बातें कर रहा हूं अभी। तो ये जो 43B होता है ये क्या बोलता है? ये 43B होता है ना पापा जी, पापा जी है ये तो, 3 पापा जी हैं, 40, 40A और 43B। ये पापा जी क्या बोलते हैं यहां पर 43B? वो बोलते हैं कि देख भाई, बात तो तेरी सही है कि अक्रूवल बेसिस पे तेरे को खर्चा अलाउड हो जाएगा, लेकिन कुछ खर्चे अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होंगे। समझ आ रही है? कुछ खर्चे अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होंगे, जब उनको तू पे कर देगा तो ही अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब कुछ खर्चों पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। इन्होंने क्या बोला कि जनरली सारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ खर्चों पे पापा जी ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भाई देख, इन खर्चों पे तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं करेंगे। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर तूने पे कर दिया है तो ही तेरे को खर्चा अलाउड होगा। ये समझ आया क्या? कुछ खर्चों पे इन्होंने क्या बोल दिया? पेमेंट बेसिस पे। अब देखो, डिपार्टमेंट बड़ा शाना है वो तो, है ना? शाना ही है वो। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने बोला देख भाई, कौन से ऐसे खर्चे हैं? डिपार्टमेंट ने बोला पहले तो अपन सेफ हो जाओ। अपन सेफ हो जाओ मतलब कौन? अपन, डिपार्टमेंट बोलता अपन सेफ हो जाओ पहले तो। अपन मतलब कौन? अरे क्या हो गया तुमको आज? ऐसी नहीं, डिपार्टमेंट क्या बोलता है? अपन सेफ हो जाओ। अरे अपन मतलब कौन? अरे हाँ, गवर्नमेंट। क्या करते हो यार? डिपार्टमेंट बोलता है अपन सेफ हो जाओ, मतलब अपन मतलब गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट वाले सेफ हो जाओ। कैसे? बोले भैया गवर्नमेंट को अगर कोई भी पेमेंट करोगे ना, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं करेंगे, जब पेमेंट कर दोगे तो ही अलाउड करेंगे। अगर तेरे को खर्चे का बेनिफिट लेना है ना, जक मार के तेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बोले नहीं 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 सर, हाँ अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, हवा में चलाता चलेगा। नहीं, खर्चा ही अलाउड नहीं होगा। जब तूने पेमेंट कर दिया तो ही वो खर्चा अलाउड होगा। आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। तो गवर्नमेंट को अगर कोई भी ड्यूटी टैक्सेस एटसेट्रा का अगर कोई पेमेंट आप करते हो तो वो आपको तभी अलाउड होगा जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पेमेंट कर दिया हो। मैं क्या बता रहा हूं आपको? सेक्शन 43B, ठीक है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है यार? अरे तेज बोलो ना, इतना शर्मा शर्मा के क्यों बोलते हो? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? अरे क्या कर रहे हो तुम? इतना तुमको घुटवाया मैंने, सेट करवाया, और आज एक दूसरे को देख रहे हो तुम कि रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है? तेज बोलो ना, इतना डर क्यों बोलते हो आप? एक तो बोलना तेज रखो थोड़ा सा।
कॉर्पोरेट में जाओगे, धीमी गति की गाड़ी आपने नहीं चलने वाली, साइड में बैठा के सिर्फ काम करवाया जाएगा अपने को। अपने अंदर लाओ पावर, सिर्फ यहां पढ़ने के लिए नहीं आए हो, आगे बढ़ने के लिए आए हो। पढ़ता तो हर इंसान है, पढ़ता तो हर इंसान है, बट आगे उसमें से सिलेक्टेड बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी भाई। यहां से तुम, ये प्लेटफॉर्म है, जितना भर भर के बोलना है उतना बोलो यार। 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 31 नवंबर, वेरी गुड। हर्षिता भी मेरी जैसे ही है, 31 नवंबर है ना, 31 नवंबर सही है ना हर्षिता? 30 नवंबर, कमाल करते हो। हाँ, तो इतना आप भी सोच रहे थे, मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं भी 31 अगर नवंबर बोलता हूं, 30 नवंबर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, अगर आप प्रीवियस ईयर का खर्चा, ड्यूटी टैक्सेस अगर कुछ है जो सरकार को आपको पेमेंट करना है, ड्यूटी और टैक्सेस सरकार को जाता है, तो वो आपको तभी अलाउड होगा जब आपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, मतलब 31 जुलाई या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर 2023 तक आपने 2024 तक आपने वो खर्चा पे कर दिया हो, है ना। समझ आ रहा है क्या, या बाउंसर जा रहा है? अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा ना, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले ही एडवांस में बता रहा हूं, ये है ना। पापा जी की रेस्ट्रिक्शन समझा देता हूं ताकि तुम्हें कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं मैं भी, तो इसीलिए मैंने कहा पहले तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया जाए, फिर क्वेश्चन दिया जाए, मजा आएगा। यस, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने को सेव कर लिया। बोले भाई देख, हाउसकीपिंग वाले से अपने को क्या मतलब, हाउसकीपिंग के खर्चा तुम भले तू उसे पे कर ना कर, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको मतलब नहीं है। तू अक्रूवल बेसिस पे तेरे को खर्चा अलाउड कर देंगे। अब तूने पे नहीं किया, तू जाने, तेरा काम जाने, हमको मतलब नहीं, हमने तो तेरे को अलाउड कर दिया। अब तू और हाउसकीपिंग वाले लड़ते रहो। लेकिन भैया गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा, खर्चे का डिडक्शन चाहिए तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे करना पड़ेगा, अदरवाइज खर्चे का बेनिफिट नहीं देंगे हम। समझ आ रही है क्या, आ रही है नहीं आ रही है यार? मैं आज वो ये समझना है उसको बुला के यार, ताकि मैं तुम्हें कुछ वीडियोस वगैरह दिखा पाऊं। शिट, ओमकार है क्या? चलो पहले एक बार ये कर देता हूं, तो फिर तुम्हें वीडियोस दिखाऊंगा। अभी कंसेप्ट चल ही रहा है ना, ये दिखा देता हूं तुम्हें, तो तुम्हें इसके वीडियोस भी दिखाई देता हूं, कैश वाले वीडियोस भी दिखा देता हूं। कैश का भी है, रिलेटिव का भी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक टीडीएस का भी है। चलो बता ही देता हूं, ये कर लेते हैं, फिर तुम्हें वीडियोस दिखाता हूं, ताकि तुम जब क्वेश्चन करोगे ना क्लियरिटी रहेगी तुम्हें। ये समझ आया? जनरली खर्चा आपका अक्रूवल बेसिस पे अलाउड होता है, राइट, लेकिन डिपार्टमेंट ने कुछ खर्चों पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भैया अक्रूवल बेसिस पे नहीं, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर तू पे कर देगा तो ही खर्चा अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को आप जो भी ड्यूटी टैक्सेस एटसेट्रा पे कर रहे हो, एक तो वो, और इंडियन रेलवे को अगर आप कोई इंडियन रेलवे की एसेट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उनको जो रेंटल अमाउंट पे कर रहे हो, है ना, ठीक है ना, अमाउंट पेड टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ देयर एसेट्स, ठीक है ना, अमाउंट पेड और पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ देयर एसेट्स। कौन सी इंडियन रेलवे की एसेट्स है जो आप यूज करते होंगे जनरली, सोचोगे, बताओगे क्या है? हाउस, आ रही है देखो, इंडियन रेलवे की आपको पता है पटरियां होती है, पटरियों के इधर आसपास कितनी जगह होती है, इंडियन रेलवे के गोडाउन्स भी होते हैं, तो वहां पे उनको आप किराए पे भी ले सकते हो। इंडियन रेलवे वाला देता है आपको जगह, तो वो आप जगह ले सकते हो। अब अगर आप इंडियन रेलवे वाले से वो जगह ले रहे हो, उनको आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो उन्होंने बोल दिया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले दे देना भैया, नहीं तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे किसका है? सरकार का है। तो पहले सरकार ने अपना भला सोच लिया, ठीक है, समझ आ रहा है? फिर सरकार ने दूसरा जो भला सोचा वो सोचा एम्प्लॉयज का। बोले बेचारा एम्प्लॉय पगार पे तो जिंदगी जीता है ना, तो इसको अगर तुम ऑफिशियल अपार्टमेंट्स, गोडाउन्स, रेलवे गोडाउन्स, ठीक है, यस। अब दूसरा जो भला सोचा इन्होंने वो किसका सोचा? पहले तो अपना भला सोचा इन्होंने,
दूसरा भला सोचा एम्प्लॉयज का कि यार इन एम्प्लॉयज को ना यार टाइम टाइम पे बोनस कमीशन दिलवाना चाहिए, ठीक है, टाइम टाइम पे इनको बोनस कमीशन दिलवाओ। तो एम्प्लॉय को अगर आप बोनस कमीशन, ये वैसे मैं तुम्हें सब बताऊंगा बाद में और, लेकिन अभी एक बार और बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन करने में तुम्हें आसानी रहे। अगर एम्प्लॉयज को तुम बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ठीक है, उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो या अप्रूव्ड फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। जब मैं सैलरी कराऊंगा ना तब तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आइडिया है क्या थोड़ा बहुत? है? पीएफ पढ़ा हुआ है तुमने कहीं पे? आइडिया थोड़ी होगा तुम्हें पीएफ वगैरह का, बिल्कुल भी नहीं ना। किसमें चल रहा है? कॉस्टिंग में चल रहा है क्या? क्या आ रहा है उसमें? क्या क्या आ रहा है? आ रहा है क्या उसमें? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बताया उसमें क्या होता है? ये मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें जब मैं अभी इस टॉपिक पे आऊंगा ना, तो तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा। अभी तो जस्ट ग्लिम्प्स दे रहा हूं। तो अगर मान लो तुम एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को बोनस का, कमीशन का, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका खर्चे का बेनिफिट उसे तब मिलेगा जब उसने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के समय पे कर दिया हो। एम्प्लॉयर भी बड़े जोरदार होते हैं, पता है? ये हमारे आयुषी गुजरात से है, जिंदगी में कचू मोटू करू छे। तो इसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी। इसका पीएनएल देखना, इसने करी सेल्स 10 करोड़ की, 10 करोड़ की सेल्स करी, मतलब कोई सर्विसेज देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये 10 करोड़ का रुपए इसने कमाया। इसका खर्चा कितना था पता है तुम्हें? ओनली 1 CR, ओनली 1 CR, 9 करोड़ प्रॉफिट। 9 करोड़ पे टैक्स देना पड़ जाएगा। ओहो, इसने जुगाड़ क्या किया पता है? इसने कहा हम हमारे एम्प्लॉयज को 8 करोड़ बोनस दे रहे हैं। कब देंगे वो भगवान जाने। ये तो बोले अक्रूवल बेसिस पर खर्चा अलाउड होता है। आयुषी को तो यही पता था कि भरत सर ने तो यही बताया कि अक्रूवल बेसिस पर खर्चा अलाउड होता है पीजीबीपी में। लो हमने तो कर दिया। 8 करोड़ का बोनस हम देने वाले हैं हमारे सभी एम्प्लॉयज को, ठीक है। देना ना देना साइड की बात है। अब यहां पर इन्होंने अपना प्रॉफिट कितना दिखाया? 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ पे खुशी खुशी टैक्स दे दिया। मजे हो गए। तो एम्प्लॉय आवे, अरे मैडम जी आपने वो 8 करोड़ का बोनस अनाउंस किया था। कौन सा बोनस? अरे आपने अनाउंस किया था ना। कौन सा अनाउंस? वो कहानी खत्म, भूल जाओ, 2 साल हो गए, खत्म कहानी। उसको तो अक्रूवल बेसिस पे बेनिफिट मिल चुका है, और यहां पे उसने एक्चुअल में पे ही नहीं किया, राइट। तो यहां एम्प्लॉयज के प्रोटेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाल दी। पापा जी 43B, पापा जी क्या बोले? एम्प्लॉय को जब तक तुम पे नहीं करोगे खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर तुम बोनस देते हो, कमीशन देते हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, वो तभी अलाउड होगा जब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले तुमने पे कर दिया हो। समझ आ रहा है? चलो जी, ये भी क्लियर है। चलो, तो इन्होंने एम्प्लॉयज का भी सोचा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सोचा, फिर एम्प्लॉयज का सोचा। बाकी किसी का नहीं ज्यादा सोच रहे हैं ये। हाउसकीपिंग वाला तू जाने तेरा काम जाने, सिक्योरिटी वाला तू जाने तेरा, मटेरियल खरीदा तू जाने तेरा काम जाने, तू पे कर मत कर मुझे क्या मतलब, अक्रूवल बेसिस पे खर्चा अलाउड, तुम लड़ते रहो। लेकिन किसका सोचा? गवर्नमेंट का सोचा, एम्प्लॉयज का सोचा, और एक और इंसान का सोचा। कौन हो सकता है वो इंसान? है वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो तुम्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब आयुषी को समझ आया कि यार ये तो बोनस तो गड़बड़ हो गई, है ना, कि बोनस तो मेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो खर्चा अलाउड नहीं होगा। अब आयुषी ने जुगाड़ क्या किया? गुजराती है, गुजराती तो जिंदगी में कचू मोटू करू छे। तो टारगेट सेट था इसका, आयुषी का, तो कि अपने को कुछ बड़ा करना है। अब बड़ा करना है तो अब क्या किया जाए? टैक्स तो देना नहीं है, गुजराती है भाई, मारवाड़ी और गुजरातियों का उसूल है टैक्स देना नहीं, है ना आयुषी? सही बात है ना। मैं मारवाड़ी हूं, अपना सबका उसूल यही होता है जितना कम से कम टैक्स उतना सुखी रहो, है ना।
काला धन जमा करो, है भर भर के जमा करो। तो देखो अब हम यहां पे जुगाड़, आयुषी जुगाड़ क्या करती है, आयुषी ने गई बैंक के पास, बैंक भाई बैंक, अरे मोटा बिजनेस है और मोटा करूँ छे, 10 करोड़ का है, अब 1000 करोड़ का करना है, 100 करोड़ का करना है। वाह 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 वाह। बैंक से बोला लो 100 करोड़ का लोन दे दो, 50 करोड़ का लोन ले लिया, चलो 50 करोड़ का लोन दे दो, ले लिया लोन। 50 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 10% ब्याज बनता है। बोले हम तो वैसे भी विजय माल्या के जैसे हैं, देवे नहीं देवे देखेंगे बाद में, कौन देवेगा, अभी तो खर्चे का बेनिफिट ले लो ना अक्रूवल बेसिस पे। तो 50 करोड़ का 10%, 5 करोड़ का खर्चे का बेनिफिट ले लिया। पे किया क्या, नहीं किया। देखना गड़बड़ क्या हो रही है यहां पर, आयुषी ने खर्चे का बेनिफिट ले लिया जबकि एक्चुअल में उसको मिला नहीं है, और इधर बैंक रो रहा है। बैंक क्यों रो रहा है, इंटरेस्ट तो दिया नहीं, वो तो कोई बात नहीं, बट अगला इनके तो इनकम मानी जा रही है ना, वो इंटरेस्ट इनकी इनकम मानी जा रही है, और इस पे तो इसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना बैंक को। बोले भाई साहब जो पैसा आया नहीं उसमें मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, और साला वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो डूबत खाता होगा वो अलग, उस पर टैक्स दो वो अलग, तुम तो जीने नहीं दोगे हमको। सरकार ने कहा काहे को टेंशन लेता रहे, हम है ना, टेंशन मत लो, आओ इधर आओ, तुम्हारे को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आ जाओ। ये लो साहब, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तुमने लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाता है, शेड्यूल्ड बैंक, सब बताऊंगा बाद में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, ये तो ग्लिम्स दे रहा हूं, जब मैं एक्चुअल में जब बताऊंगा तब तुम्हें और अच्छा लगेगा, राइट। शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसीज, इनको अगर लिख देता हूं मैं यहां पे, शेड्यूल्ड बैंक, ये जो होता है ना आपका आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज ऑल आर शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, दीज ऑल आर शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस हो गई, और एनबीएफसी। एनबीएफसी पता है क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। ये क्या होती है, जैसे बजाज फाइनेंस करके एक है, एनबीएफसी हैं ये, है ना, ये क्या करते हैं, ये भी लोन देते हैं। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनको टाइमली इंटरेस्ट मिल जाए, इन्होंने लिख दिया कि भाई अगर तुमने इनसे लोन लिया है, अगर तुमने इनसे लोन लिया है तो इनको ब्याज अगर तुम पे नहीं करोगे तो खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन 3 आदमियों को इन्होंने यहां पे प्रोटेक्ट किया है, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन। पीएनएल क्या बोलता है, पीएनएल क्या करा, अक्रूवल बेसिस पे, सर अगर आपने खर्चा पे नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, खर्चा इंकर्ड हो जाना चाहिए, अलाउड हो जाएगा, यस और नो, अक्रूवल बेसिस पे आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहां पर मना कर दिया कि अगर मान लो तुम इंडियन गवर्नमेंट को ड्यूटीज, टैक्सेज एटसेट्रा कुछ पे कर रहे हो, या इंडियन रेलवे को कुछ पे कर रहे हो, तो खर्चे का बेनिफिट तभी मिलेगा जब एक्चुअल में तुमने पे कर दिया हो। एम्प्लॉयज को अगर तुम बोनस कमीशन प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ग्रेचुटी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो तभी जब आपने एक्चुअल में पे कर दिया हो। कब तक पे करना है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगर उनसे आपने लोन लिया है, उसको ब्याज पे कर रहे हो, तो भाई साहब बिजनेस का है, नो डाउट बिजनेस का है, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाना चाहिए, हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन पे करना जरूरी है। 1 मिनट रुकना, हाँ जी ये समझ आ रहा है। तो पापा जी की रेस्ट्रिक्शन समझ आ रही है। यहां पे इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट को अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो ड्यूटीज का या इंडियन रेलवे को, तो ड्यू डेट के पहले पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। ड्यू डेट मतलब क्या है, अरे भाई जो पेमेंट कर रहा है उसकी ड्यू डेट, मैं पे कर रहा हूं, जैसे आयुषी पे कर रही है, तो आयुषी की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। आयुषी पे ऑडिट होती है तो अक्टूबर, 31 अक्टूबर, और आयुषी पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो 30 नवंबर। तो आयुषी की ड्यू डेट के पहले पहले पे हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयज के केस में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक पापा जी की रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गई आपको। पहले पापा जी अपने ने 40A वाले देख लिए थे, कौन कौन थे उसमें, रिलेटिव्स और कैश पेमेंट। दूसरे पापा जी थे रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दो, राइट। एक पापा जी थे सेक्शन 40 वाले। सेक्शन 40 वाले के बारे में बताया नहीं मैंने, क्या बताया, मैंने बताया था ना कि टीडीएस का पेमेंट कराओगे नहीं तो खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो ये जो सेक्शन 40 वाले पापा जी हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें टीडीएस का पेमेंट कट करना था और तुमने टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है पापा जी की रेस्ट्रिक्शंस।
मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए वो पापा जी की रेस्ट्रिक्शन पहले कराई मैंने। मैं एक बार उसको बुलाता हूं, क्या नाम है अपने भाई को, ताकि आपको वो वीडियोस दिखा सकूं। ओमकार, यार इसमें मेरे को ना वो लगाना है, मेरे को हार्ड ड्राइव लगानी है ताकि मैं वीडियो दिखा दूं एक बच्चों को। वो है इसमें जगह है क्या कहीं लगाने की? हाँ जी, देखो ये लगा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको रेस्ट्रिक्शंस वाले वीडियोस। तो आपको ये तीनों समझ आए पापा जी की रेस्ट्रिक्शंस? इनकम में से खर्चा लेस करो, कौन सा? 30 से 37 का, वो भी अपन देख रहे हैं। उसमें से 30, 31, 32 हम देख चुके हैं। 33 तुम्हारे नहीं है सिलेबस में। सेक्शन 33 ए बी और सेक्शन 33 ए बी ए ये तुम्हारे नहीं है। 34 ओमिटेड, तो बचा क्या? 35, 36 और 37। दैट्स इट। 36 बहुत आसान है, 37 बहुत आसान है, 35 बड़े लोगों का है। बताता हूं वो क्या है, वो बाद में बताऊंगा। हो गया कनेक्ट? ओपन कर लूं? अब ये इसमें कनेक्ट कहां दिखाऊंगा, कहां से है कोई ऑप्शन? अब मेरे को इधर दिखाना है। कनेक्ट तो हो गया आपका। ये क्या हो गया यार ओबेस को? अब मेरे को ये बताओ, 2 मिनट रुकना भाई, मेरे को ये बताओ कि अब मेरे को उनको दिखाना है ऑनलाइन वालों को, तो कैसे दिखाऊं? इसमें मीडिया कुछ ऐड होता है क्या? मीडिया सोर्स, ठीक है। चलो जी, ये एक बार चला के ये दिखाता हूं पहले आपको, रिलेटेड पार्टी वाला दिखाता हूं। आवाज आ रही है क्या? देखो। अरे राहुल, वो जो अग्रवाल साहब की बेटी की जो शादी हो रही है, उसकी डेट क्या फाइनल हुई थी? सर वो तो 4 फरवरी फाइनल हुई है, तो उसका सारा अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सारा अपने स्पर्श इवेंट को ही मिला है। आवाज आ रही है क्या? एक बार बताओगे मुझे? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? अभी मैंने चलाया था, वो आवाज आई क्या तुम्हें? आई ना? चलो, ये जो वीडियो में बता रहा हूं ना, ये रिलेटेड पार्टी के लिए है। हाँ, थैंक यू। ये है रिलेटेड पार्टी को, कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करते हो, बताऊंगा अभी, मैंने रोक रखा है ये, अगर आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करते हो, है ना, तो उस केस में क्या बताया था मैंने? मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा पे करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। तो सी दिस वीडियो, सी दिस वीडियो है। यहां नहीं दिख रही है तुम्हें? अरे यार, तुम्हारे को नहीं दिख रही है क्या इधर? चलो, अब तुम्हारे नहीं दिखेगी। चलो, शुरू हो रहा है। अरे राहुल, वो जो अग्रवाल साहब की बेटी की जो शादी हो रही है, उसकी डेट क्या फाइनल हुई थी? सर वो तो 4 फरवरी फाइनल हुई है, तो उसका सारा अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सारा अपने स्पर्श इवेंट को ही मिला है। तो ऐसा करो, जो 4 फरवरी की जो शादी है, वो अपने चाचा की जो लाइट डेकोरेशन वाली जो कंपनी है, उसके अंदर उस बिल को डाल देना, और 1.5 लाख रुपए का बिल एक्स्ट्रा बनाना है, जिससे अपना थोड़ा जुगाड़ हो पाए। अरे वो तुझे नहीं पता 41A के बारे में? मैं, क्योंकि रिलेटिव में जो पेमेंट होता है वो डिसअलाउड होता है। क्षमा मोदी जी, क्षमा, पर मोदी जी, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, बाकी उस हिसाब से मैं जुगाड़ कर सकूं। क्या बोला? मतलब मोदी जी, मैं अवेयर कर सकूं। हो गया क्या? क्या हुआ? ये कौन सा वाला था? कैश वाला था क्या? रिलेटिव्स का ही था ना? करेक्ट? कि अगर आप मार्केट प्राइस से ज्यादा पे कर रहे हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उनका क्षमा मोदी जी वाला ऐसा लग रहा है मुझे। यस सर। हाँ जी, तो समझ में आया? रिलेटेड पार्टी को अगर आप पेमेंट करोगे, राइट, उन्होंने क्या बोला था? अग्रवाल जी की बेटी की शादी है, 1.5 लाख एक्स्ट्रा, है ना, ताकि अपन P&L में क्या करेंगे? खर्चे का बेनिफिट ज्यादा ले लेंगे, अपनी इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम जाएगा, राइट। ऐसा जुगाड़ करते थे। तो इस जुगाड़ को रोकने के लिए उन्होंने सेक्शन रेस्ट्रिक्शन डाल दिया 40A के अंदर कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी कौन है मैं डिटेल में बताऊंगा, जो अपने सगे संबंधी होते हैं ना, दीज आर द रिलेटेड पार्टी, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में। मोदी जी की आवाज ऐसा कब से ऐसी कब से हो गई मोदी जी की आवाज? चलो जी चलो जी,
तो आपको समझ आया ये कंसेप्ट कि अगर आप किसी रिलेटेड को पेमेंट कर रहे हो ना, तो उस केस में अगर आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो तो देन यू हैव टू, आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा जितना आप ज्यादा पे कर रहे हो। अब बताता हूं कैश वाला वीडियो, ठीक है। राहुल, वो अग्रवाल साहब की बेटी की शादी का एडवांस आ गया है, तो वो अपना जो दीपक कोरियोग्राफर है उसको ऐसा करो कैश 50,000 रुपए एडवांस देके आ जाओ। ठीक है, पर प्रद्युमन सर एक बार आप उनको फोन लगा लेते, वो स्टूडियो में है या नहीं है? ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? 1 2 1 2 राउंड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपने डेट्स फाइनल नहीं की? नहीं दीपक, उसी के लिए फोन किया है। मुझे अपने 4-5 की जो बुकिंग है उसका मैं एडवांस तुम्हें 50,000 रुपए कैश भिजवा रहा हूँ। अच्छा सर, मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप उसमें करा दीजिएगा। क्योंकि हम कैश में डील नहीं करते और सारा कैश में आपको भी अलाउड नहीं होगा। क्यों? सर मेरे सीए ने मना कर रखा है, 10,000 तक की कैश पेमेंट अलाउड है। अगर आप 50,000 कैश करेंगे तो उस खर्चे का बेनिफिट आपको भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है दीपक जी, मैं एक बार अपने सीए से पूछता हूं। हेलो। हाँ भरत भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया प्रद्युमन भैया। भैया एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ बताइए। अपन 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किसी को नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं प्रद्युमन, बिल्कुल 10,000 से ज्यादा पेमेंट, कैश पेमेंट हम किसी को नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसपोर्ट को पेमेंट कर रहे हैं तो 35,000 तक अलाउड है, पर किसी दूसरे को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट हम नहीं कर सकते। ओके भरत भैया, थैंक यू सो मच भरत भैया। ठीक है सर। दो से ला रखे हैं क्या तुमने? ट्रांसपोर्ट के केस में अगर आप जनरल कोई एक्सपेंडिचर करते हो जो 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है सर वो ट्रांसपोर्ट में 35,000, अरे ट्रक वाला होता है ना, वो सामान लेके आता है, वो उतारता है, ट्रक वाला क्या बोलता है, ये बाहिरे कितने हुआ रे, 32,000 रुपया। नहीं सर आपको चेक से दूंगा। ए क्या बोलता रे, चेक? मेरे पास चेक है क्या? अपन गाड़ी चलाता है, कैश मांगता अपन। तो ट्रांसपोर्ट वालों के केस में बोल दिया है कि पॉसिबल नहीं है उनको चेक से पे करना, तो उनके लिए लिमिट कर दी है 35,000 रुपए कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के केस में 35,000 तक कैश पेमेंट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 35,000 से ज्यादा करते हो तो वो अलाउड नहीं होगा इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली। बाकी के केस में 10,000 की लिमिट है। आई होप दिस इज क्लियर। यस ठीक है, तो समझ आ रहा है तुम्हें? चलो नाउ कम ऑन द टीडीएस वाला कंसेप्ट। तो ये तीनों पापा जी के रेस्ट्रिक्शंस तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आओ सर मैं पूछ रही थी कि मैंने अभी मशीन इंस्टॉलेशन के लिए यूएस से कंसल्टेंसी ली थी, मुझे उनको कंसल्टेंसी फीस पेमेंट करनी है 50 लाख की। सो ड्यूरिंग द पेमेंट मुझे कोई इनकम टैक्स प्रोविजंस वगैरह ध्यान रखने, तो मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। सर मैं पूछ रही थी कि मैंने अभी मशीन इंस्टॉलेशन के लिए यूएस से कंसल्टेंसी ली थी, मुझे उनको कंसल्टेंसी फीस पेमेंट करनी है 50 लाख की। सो ड्यूरिंग द पेमेंट मुझे कोई इनकम टैक्स प्रोविजंस वगैरह ध्यान रखने, तो मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। राइट। नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट होएगा ना, तो वहाँ आपको टीडीएस का कंप्लायंसेस तो करने ही पड़ेंगे। ये कंपल्सरी है सर? यस टीडीएस आपको काटना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो इस पर सेक्शन 40A(1) आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर मान लो आपने टीडीएस काट लिया तो आपको ड्यू डेट तक जमा कराना होगा। जिस ईयर जो भी, जैसे मान लो लेट्स अज्यूम 21-22 ईयर में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो 21-22 का जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है तब तक आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो आप पेमेंट नहीं करते हो, या तो आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट लिया बट ड्यू डेट पर जमा नहीं कराया, तो उस केस में आपका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। तो जो आप 50 लाख का जो पेमेंट करोगे ना उसको, अगर कंसल्टेंसी पर्पज, पूरा का पूरा डिसअलाउड, 1 रुपए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
Okay. और सर ऐसा हुआ कि मैं अभी तो टीडीएस काटना भूल गई, बट अगर मैंने आगे टीडीएस काट लिया तो मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं? जब आप पेमेंट कर दोगे, जब डिपार्टमेंट को पेमेंट आ जाएगा, जब मान लो आपने 21-22 में टीडीएस नहीं काटा तो 22-23 में आपने डिडक्ट कर लिया, ठीक है, 22-23 में डिडक्ट कर लिया और 22-23 में आपने जमा करा दिया, यस आपको 22-23 के अंदर खर्चा अलाउड हो जाएगा। ओके, मतलब टीडीएस काटना इज कंपलसरी और उनको टाइमली डिपॉजिट ड्यू डेट तक डिपॉजिट। और अगर आप टीडीएस नहीं काट रहे हो ना, उस केस में तो जब लेट काटोगे तो जो इंटरेस्ट की पेनल्टीज आएंगी वो आएगी ही, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका टीडीएस काट के टाइमली डिपॉजिट करा दिया जाए। अच्छा, सेम फॉर द रेजिडेंट। अगर आप किसी रेजिडेंट को भी पेमेंट करते हो, ये तो था जैसे नॉन रेजिडेंट के लिए, अगर आप रेजिडेंट को भी पेमेंट करते हो ना और अगर टीडीएस काटना है तो यस टीडीएस काट लेना, नहीं तो 30% एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड हो जाएगा। यस, समझ आ गया? टीडीएस का समझ आया? ये मैंने अभी ग्लिम्स दिए हैं अभी तो इसे आपको जब मैं एक्चुअल में वापस इन सेक्शन में आऊंगा तब और समझाऊंगा, बट मैंने कहा एक आपको ओवरऑल आइडिया आना शुरू हो जाए ताकि मैं अब आपको कोई क्वेश्चंस देने वाला हूं तो आप समझ सको। तो आज मैंने आपको पापा जी की रेस्ट्रिक्शन समझा दी। अभी ये टीडीएस वाला समझ आया क्या तुमको? क्या था ये टीडीएस वाला? टीडीएस वाला क्या था, कोई बताएगा मुझे? रेजिडेंट के केस में, वेरी गुड जूही, यही मैं पूछना चाहता था कि अगर आप 1 लाख रुपए का हाउस कीपिंग का पेमेंट किसको कर रहे हो? रेजिडेंट को। रेजिडेंट समझ आ गया ना अब तुम्हें? रेजिडेंट मतलब कौन? अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए का और आपने अगर उसका टीडीएस नहीं काटा तो उसका 30% मतलब 30,000 डिसअलाउड होगा, पूरा 1 लाख डिसअलाउड नहीं होगा। बट अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए का तो पूरा 100% मतलब 1 लाख पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? रेजिडेंट के केस में 30% है और नॉन रेजिडेंट के केस में 100% है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको समझा दी अभी, ताकि आप क्वेश्चन जब करो तो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, राइट? चलो जी, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। दिस इज द P&L अकाउंट, सेल्स, ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। NR 1 लाख डिसअलाउड। यस यस जूही, आयुषी, यस। ये सबको समझ आया? तीनों प्रोविजंस है ना? जब मैं वापस इन सेक्शन को पढ़ाऊंगा जब और दिखाऊंगा, बट फिर भी मेरे को अभी क्वेश्चन कराने के लिए आपकी इस नॉलेज की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखाया। तो अब देखो, सेल्स फ्रॉम आपकी, मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है कोई भी, तो आपकी जो सेल्स हुई वो कितनी हुई? मान लो 70 लाख की आपकी सेल्स हुई है, ठीक है। फिर आपके क्या थे? मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें कुछ होती है ना, मशीनें पड़ी थी, आपको लगा यार ये तो फ्री पड़ी है, आपने उसे किराए पे दे दिया, तो रेंट फ्रॉम मशीन 5 लाख रुपए आफ्टर, चलो रेंट फ्रॉम मशीन 5 लाख रुपए, ठीक है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो शेयर्स पर उनको क्या मिला? डिविडेंड मिला 2 लाख रुपए। कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने डिबेंचर्स के अंदर, वहां पर डिबेंचर्स में तो उस पर इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए, ठीक है। सेल ऑफ असेट्स, उन्होंने क्या करा? कोई असेट्स थी, प्लांट एंड मशीनरी, वो सेल करी 5 लाख रुपए में, तो उन्होंने वो यहां पर दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं खर्चे, एक्सपेंसेस में उन्होंने क्या करा? मटेरियल परचेस किया होगा, मान लो उन्होंने मटेरियल परचेस किया 10 लाख रुपए का, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस
7 लाख रुपए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 70,000 रुपए, और इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट किया उन्होंने, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, वो पेमेंट किया उन्होंने 30,000 रुपए। दीज आर द एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड दे आर मैनेजिंग देयर बुक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है। इन्होंने इंटरेस्ट टू फ्रेंड लोन लिया होगा, लोन ऑफ ₹1 लाख, 20,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। इंटरेस्ट टू SBI 50,000 का, ठीक है। चलो जी, अब कुछ एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूं, वो एडजस्टमेंट लिखना। पहला, सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड bonus of ₹1 lakh which is paid on 1 दिसंबर 2024। ये आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24, ठीक है। दूसरा, मटेरियल परचेज इंक्लूड, मतलब यहां कंफ्यूज मत होना, ये देखो यहां इंक्लूड, समझ आ रहा है शब्द? मटेरियल मतलब ऊपर वाला जो मटेरियल है उसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड द मटेरियल विच प्रोक्योर्ड फ्रॉम हिज ब्रदर, जो अपने भाई से खरीदा, ठीक है ना, ब्रदर ऑफ रुपीस 2 lakhs, market value of such product is 1.90 lakhs। तीसरा, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी मेड इन कैश। चौथा, indirect tax include 20,000 which need to pay to government, and the same has been paid on 1 जनवरी 2025, ठीक है। फिफ्थ, इंटरेस्ट फ्रॉम फ्रेंड इज पेड ऑन 31 दिसंबर 2024 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम SBI, सॉरी दोनों में लिख लो, इंटरेस्ट फ्रॉम फ्रेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम SBI, इंटरेस्ट टू SBI, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट टू SBI, और ये भी 2 आ जाएगा, टू फ्रेंड और इंटरेस्ट टू SBI, ये था ना दोनों, इज पेड ऑन 31 दिसंबर 2024। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन। यहाँ PGBP कितना आ रहा है, कोई बताओगे मुझे? प्रॉफिट कितना आ रहा है? 75, 80, ये तो हो गया 83 लाख। 83 लाख में से 17, 70, 30, 1, 18,
18 घटाए अपन ने 18 और 70, 18,70,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? एक एडजस्टमेंट और लिखा रहा हूं, रुकना। हाँ, कितना? थोड़ा तेज बोलने की आदत डालो ना। ये आ रहा है 6430 है ना। एक मिनट रुको। डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंट्स, एज पर अकाउंट्स ये आ गया आपका 4,30,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 60 lakhs। अब एक एडजस्टमेंट लिखो, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 7,50,000। चलो जी, अब ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है। सबने आपने बराबर लिख लिया एडजस्टमेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने जो जो बोला वो लिख लिया? लिख लिया क्या? ये नीचे का लिखना है, ये लिख लो, ये लिख लो और करो इस क्वेश्चन को। अब देखो तुम्हारे कई सारे कंसेप्ट साथ में खुलते हुए चालू हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पेन है क्या एक्स्ट्रा? कोई एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? है? तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। ये बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे तुम्हारी फंडामेंटल्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लिख लिया क्या सबने? करो, आराम से करो। समझ आया एक एक चीज? कोई डाउट तो नहीं है किसी में, किसी भी चीज को लेके? कैसे करना है, क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, समझ आ रहा है? कोई चीज मिस हो गई तो मुझे बता देना, है ना? एक मिनट, इसमें बड़ा पूरा हो जाता होगा ना ये स्क्रीन? दिख रहा है ना तुम्हें वैसे? एक चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो डेप्रिसिएशन है एज पर अकाउंट्स और एज पर इनकम टैक्स, क्या करेंगे? कुछ बेसिक पूछ रहा हूं, ऐसी क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? इन्होंने अपने बुक्स में, ये तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 4,30,000, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 7,50,000। क्या करना चाहिए? अलाउड कौन सा होगा? अलाउड 4,30,000 होगा क्या? सभी से पूछ रहा हूं। आप क्या पढ़ रहे हो? इनकम टैक्स? तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अलाउड होगा कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अलाउड होगा? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। सिंपल है। तो ये वाला डेप्रिसिएशन तो कर दो डिसअलाउड और वो वाला कर दो अलाउड, बस यही समझाना था। बस
आप सब चीजें समझ आ रही है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कहीं पे भी? एक भी चीज में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को क्लियर करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। और जब तुम दूसरे क्वेश्चन उठाओगे ना ये क्वेश्चन करने के बाद, तो तुम्हें बिल्कुल आसान लगेंगे। And depreciation as per account will be disallowed. Yes, yes, 7.5 लाख अलाउड हो जाएगा और 4,30,000 जो है एड बैक कर दो, ठीक है ना? एड बैक कर दो। एड बैक कर लो, डिसअलाउड है ना 4 लाख, अकाउंट्स वाला तो अलाउड नहीं होता है, तो एड बैक कर दो, 7.5 लाख लेस कर दो, जो अलाउड होगा वो लेस कर दो। अभी मैं कराऊंगा भी, सही करो, आराम से कोशिश करो, खुद के आंसर सही आने चाहिए। मैं कराऊंगा वो तो वैल्यू एडिशन है अपने लिए। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना, टाइम वो शॉर्टकट मत लगाना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना। आयुषी का आंसर आ गया है, चलो देखते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। अरे वाह, आशुतोष का आंसर भी सेम, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर सही है। वेरी गुड यार। आप बताओ। आराम से, जल्दबाजी मत करो, हमेशा अपन ये गलती करते हैं। किसी का आंसर आ गया तो हम जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। आराम से करो, 5 मिनट और लो, बट जो करो वो बढ़िया करो। क्या बोलो, मुझे बोलो क्या? क्या हुआ? हर्षिता का आ रहा है, ठीक है। कुछ का आ रहा है 46-50, कुछ का आ रहा है 56-30। डोंट वरी, मुझे तुम सब एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए। विल आइडेंटिफाइड कि कहां किसी की मिस्टेक हो रही, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर सही है, देखो, इसलिए मैं खुद करूंगा अभी आपके साथ। तब दीज आर द ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस, मैं विश्वास नहीं करता। फिफ्टी 46-50 तो आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है। और कोई? स्टार्ट करूं मैं? ये आदित्य कर रहा है। आदित्य, आपके उधर से अगर 5 मिनट चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं। भूख लगती है यार, मैंने कहा यही खाना अच्छा है। आयुषी,
मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे एक्सप्रेशन से समझ लो, ठीक है। जूही का आ रहा है 56,50,000, ओके। 5 मिनट नहीं सर चाहिए, अच्छा 5 मिनट और चाहिए, ले लो 5 मिनट और। 10:51 हुई है, 10:55 पे आई विल स्टार्ट। आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो, मुझे तुम्हारी कमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे आना ही आना है, आना ही आना है, मतलब कोई दोहराई नहीं उसमें। ये वाला ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। अपनी एक एक एरर को आइडेंटिफाइड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर होना गलत नहीं है, आइडेंटिफाइड करना अच्छे से कहां गलती हुई है और बताना मुझे। जब मैं शुरू करवाऊंगा ना, अपनी एरर आइडेंटिफाइड करना और मुझे बताना कहां हमने गलत किया है, आप सभी ऑनलाइन पे भी और आप सभी, ताकि अपने को पता पड़े कि गलती कहां हुई है, ताकि मैं तुम्हें तरीका बताऊं कि उस चीज को, गलती को रिपीट नहीं करना है, कैसे। शुरू करें? चलो जी, आ जाओ। चलो जी, चलो अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट आपको पता है? क्या लिखना है मैंने, मुझे सबसे पहले बताओ, मुझे सबसे पहले क्या लिखना है? तुम्हें अगर ये भी याद नहीं होगा कैसे काम चलेगा, सारा काम मैं ही करवाऊंगा तुम्हारा यहाँ पे। यार मैंने कल लिखा था, आज कौन लिखेगा? हैं? तो आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड PGBP of Mr. फला 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 फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, ये लिखोगे। फिर इस तरीके से फॉर्मेट बनाओगे अच्छे से, सुंदर सुंदर स्केल से, ठीक है। फिर यहां लिखोगे पर्टिकुलर और यहां लिखोगे अमाउंट। आप चाहो तो अमाउंट के 2 कॉलम भी बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें मैं तुमसे जानबूझ के पूछता हूं ताकि मुझे ना इन चीजों पे तुम्हारी पकड़ मजबूत मिले, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ये सब चीजें बाद में नहीं करा पाऊंगा, अभी मैं तुम्हारा सब मजबूत करवाऊंगा ताकि तुम्हें पता रहे कि यार हमें क्या फॉलो करना है। आने वाले टाइम में तुम एकदम मजबूत हो जाओगे, तो जब तुम मजबूत हो जाओगे तब मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले अपने को यहां पे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एज पर बुक्स। कितना प्रॉफिट है? 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें अपन करते हैं ऐड डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, है ना। मतलब एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट बट नॉट अलाउड। समझ आ रहा है? सर आपने P&L अकाउंट में तो डाल रखा है बट वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस आप क्या कर दोगे? इसमें से लेस कर दोगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे? लेस अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अलाउेबल एक्सपेंडिचर मतलब नॉट डेबिटेड इन P&L अकाउंट, मतलब जो P&L अकाउंट में डेबिट होने थे बट आपने नहीं किए, लेस होने थे बट आपने नहीं किए। समझ आ रहा है? ये तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वहां पर तुम्हें थोड़ा सा अपने आप के पास पूरी प्रॉपर कॉपी मिलेगी। आराम से जगह छोड़ना, जल्दबाजी मत करना। यहां तो मैंने 4 लाइनें छोड़ी है क्योंकि मैं गोच पोच कर लूंगा, बट तुम नहीं कर पाओगे। तुम आराम से 5-5 लाइनें छोड़ना, 10-10 लाइनें छोड़ना है। ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ हो जाएगी। आप क्या सोचते हो
एडजस्टमेंट और इन सबका कॉम्बो बैठा लोगे? नहीं बैठ सकता। अभी मैं बताऊंगा, हर एक चीज पे पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाएंगे और काम करते जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं पहले से ही, भले यार अरेंजमेंट रखो आप तो अपना। फिर आपको क्या लगता है? लेस इनकम क्रेडिटेड, ठीक है ना? दिस इनकम क्रेडिटेड बट नॉट पार्ट ऑफ पीजीबीपी इनकम, नॉट पार्ट ऑफ पीजीबीपी इनकम, मतलब जो आपने क्रेडिट कर रखी है बट वो आपका पीजीबीपी का हिस्सा नहीं है, वो पीजीबीपी की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है? और फिर अगर आपको कोई लगता है एड इनकम रिलेटेड टू पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड, दिस विल बी द फॉर्मेट। समझ आ रहा है तुम्हें? ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में अब आपको काम शुरू करना है। चलो जी शुरू करें काम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो पीजीबीपी का क्वेश्चन लेके प्रभु का नाम। चलो जी अब आ जाओ। अब देखो आपने पहली चीज पकड़ ली, ये हो गया साहब, ये हो गया आगे अपना, ठीक है? अब देखो एक एक पॉइंट को देखते हो। चलो, मटेरियल परचेज में कोई बुराई है? नहीं साहब। सैलरी एक्सपेंसेस में कोई बुराई है? नहीं साहब। स्टेशनरी में कोई बुराई है? नहीं साहब। इनडायरेक्ट में कोई बुराई है? नहीं साहब। इंटरेस्ट दिया दोस्त को, कोई बुराई है? नहीं। किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं है। अरे रे रे रे, इंटरेस्ट एज पर अकाउंट्स, इंटरेस्ट एज पर अकाउंट्स, सर 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 वो अलाउड थोड़ी होता है। तो पहले अपन ऊपर से चल रहे हैं, एडजस्टमेंट पे आएंगे, पहले ऊपर से चल रहे हैं, पहले ऊपर का मामला सलटा देते, वहीं से लड़ता हो तो, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये डेप्रीशिएशन अलाउड होगा क्या? क्या ये डेप्रीशिएशन अलाउड होगा क्या? नहीं। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर दिखा दो, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंट्स कितना? 4,30,000, ठीक है? चलो ये हो गया काम। तो अपने को पता है भैया हमने एक काम सलटा दिया, ठीक है? इसका इफेक्ट हमने ले लिया, ठीक है? अब अपन एक एक चीज को देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड, अच्छा ये भी देख लो एक बार, ये भी देख लो, पहले ये भी देख लो। सेल्स पीजीबीपी इनकम का हिस्सा मानी जाएगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानी जाएगी। रेंट फ्रॉम मशीनरी, क्या पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी क्या? क्यों नहीं मानी जाएगी भाई? मशीनरी तो अपनी बिजनेस की है, अपना काम तो मैन्युफैक्चरिंग का है सर। तो सर ये अपने इधर इनकम नहीं आएगी, दिस विल बी आईएफओएस का इनकम। तो आप क्या करो, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट पार्ट ऑफ पीजीबीपी, तो रेंट फ्रॉम मशीनरी लेस कर दो। कितना कितना था? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ठीक है? फिर देखो डिविडेंड पे शेयर मिला, मतलब शेयर पे डिविडेंड मिला, नहीं है, हटा दूं इसको भी। डिविडेंड इनकम 2 लाख रुपए। फिर डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला, अलाउड है? नहीं है, नहीं है, दिस विल बी आईएफओएस का इनकम, तो ये भी 1 लाख हटा दो। समझ आ रहा है सबको? अब देखो ये भी हो गया। सेल ऑफ असेट्स, अरे आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, क्या करेंगे? पीजीबीपी में दिखाएंगे क्या? सर इसका पीजीबीपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में सेल हो परचेज हो, जो होगा होना हो जाए वहां हो जाएगा, पीजीबीपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो आपको यहां पे नहीं दिखानी थी सर ये, तो 5 लाख लेस कर दो। सेल ऑफ मशीनरी, तो जो भी आपको मिला है 5 लाख रुपए, यहां से आप लेस कर दो। क्लियर? तो ये समझ आ गया? चलो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। अब पहला एडजस्टमेंट इस तरीके से, चलो सीक्वेंस, आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। इसीलिए इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि तुम्हें जब वहां क्वेश्चन करने बैठो तो खौफ ना हो, खौफ हो क्वेश्चन को तुमसे कि यार ये जल्दी ना कर दे मेरे को, मैं इसकी फिरकी लेना चाहता हूं, ये मेरी फिरकी ले रहा है। क्वेश्चन को खौफ होना चाहिए, तुमको नहीं, ठीक है? चलो जी, सेल्स एक्सपेंडिचर, सॉरी सैलरी, सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है उसमें बोनस है 1 लाख रुपए का। मतलब ये जो आपने सैलरी 7 लाख रुपए अक्रूवल बेसिस पे आपने दिखाई है, इसमें बोनस है 1 लाख रुपए का, विच इज पेड ऑन 1 दिसंबर 2024।
बताओ क्या होगा, बताओ भाई। 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नॉट अलाउड, क्योंकि क्या बोला हुआ है, बोनस कमीशन, ये आपको पेड बेसिस, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर पे कर देते हो तो ही अलाउड होगा। और अगर रिटर्न फाइलिंग इन्होंने पे किया है 1 दिसंबर को, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है, समझ आ रहा है, तो ये 1 लाख आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो बोनस एक्सपेंसेस, बोनस एक्सपेंसेस नॉट पेड। अब क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं, यहां मत लिखना, नीचे एक वर्किंग नोट लिखना और यहां लिखना वर्किंग नोट 1। अब क्या लिख के आओगे, सर एज पर पापा जी, एज पर पापा जी मतलब एज पर सेक्शन 43B। अगर सेक्शन याद ना आए तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर सेक्शन याद ना आए तो डरने की जरूरत नहीं है। बोले सर पीजीबीपी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बोनस का जो एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है, अगर वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे नहीं किया जाता है तो वो सर खर्चा अलाउड नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन में 1 दिसंबर को पे किया गया है, मतलब आफ्टर रिटर्न फाइलिंग किया है, तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। समझ आ रहा है? सब और बताऊंगा, लेकिन मेन है तुम्हें आज इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज ही क्या, ताकि फंडामेंटल तुम्हारे मजबूत हो, ताकि और पढ़ने में मजा आएगा तुम्हें। चलो ये हो गया अपना एडजस्टमेंट। मटेरियल आपने परचेस किया विच इंक्लूड्स द मटेरियल, जो आपने अपने रिलेटिव से परचेस किया है, 2 लाख का था और आपने 1,90,000 मार्केट प्राइस थी और आपने 2 लाख में खरीदा। बताओ क्या करूं, 2 लाख डिसअलाउड कर दूं? 2 लाख होंगे ना? अरे था ना यार, मैंने बताया तो था। अच्छा ऐसा क्या? यस, तो लिख के आओगे एज पर द पीजीबीपी प्रोविजन। और अगर तुम्हें सेक्शन याद हो तो एज पर सेक्शन 40A। अगर मान लो तुमने किसी रिलेटिव, देखो सेक्शन कभी मत डालना जब डेट होशियारी मत करना, जब तक ठोक बजा के पता ना हो कि ये सेक्शन 40A है, डेट होशियारी नहीं करनी है, ठीक है। जब तुम्हें पता हो कि यस ये 40A है तो लिख के आना, नहीं तो लिख के आना एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी, ठीक है ना, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आप किस नई सेक्शन तो याद आए तो ही लिखना, तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे अंदर को देखेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, बोले जा भैया डेट होशियारी लगा, तू डेट होशियार बन रहा है तो वरना हो यहां से, ऐसा कर देंगे वो सेक्शन। जब तक तुम 100% श्योर ना हो मत लिख के आना। कोई मार्क्स वार्क्स नहीं है, ऐसा इंप्रेशन पड़ता होगा फुगड़ का थोड़ा बहुत, कोई खास मार्क्स वार्क्स नहीं है उसका, इसलिए लोड मत पालना है सेक्शन का बिल्कुल। मैं तो सेक्शन तुम्हें इसलिए कराता हूँ तुम्हें मजबूती हो, जब आगे की लाइफ में जाओगे ना तो सेक्शन के साथ मजबूती आएगी, इसलिए मैं कराता हूँ। एग्जाम में लिखने के लिए कभी नहीं कराता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी क्या था, कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, तो एज पर सेक्शन 40 आप क्या लिखोगे कि सर अगर आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो जितना आपने मार्केट प्राइस से ज्यादा पे किया है वो डिसअलाउड हो जाता है। ये वर्किंग नोट में लिख के आना है। तो यहां क्या हो गया, पेमेंट ऑफ मटेरियल, और यहां वर्किंग नोट 2, 10,000 हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है सर? सारे एडजस्टमेंट के लिए, बिल्कुल सारे एडजस्टमेंट के लिए नोट्स चाहिए ही चाहिए। एग्जामिनर ऐसे ही थोड़ी पैसा पैसा मतलब मार्क्स देगा, पैसा ही है यार, ये पास होंगे तभी तो पैसा आएगा, तो ऐसा ही थोड़ी पैसा ही मिलता है, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है भैया। चलो ये भी क्लियर। पेमेंट ऑफ स्टेशनरी मेड इन कैश, क्या करें, क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया, डिसअलाउड, वेरी गुड। तो यहां स्टेशनरी एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट 3, क्या लिखोगे वर्किंग नोट में? एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है टू ए सेम पर्सन इन अ सिंगल डे, तो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, या एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ना, एक्सेस अमाउंट पूरा, तो 70,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। यहां तक कोई अटक तो नहीं रहा है? यहां तक सबके सही हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स 20,000 विच इज नीड टू पे टू द गवर्नमेंट, द सेम हैज बीन पेड ऑन 1 जनवरी 2025। कोई बात नहीं, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा किसने बोला? हैं?
सेक्शन 43B ने बोला, पापा जी ने बोला, पापा जी ने इसके लिए बोला, गवर्नमेंट के लिए, तीन आदमियों के लिए बोला पापा जी ने, एक तो गवर्नमेंट, एक एम्प्लॉय और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट के कोई भी ड्यूज हैं तो आपको अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आप पे नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, आपको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो 20,000 रुपया है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 20,000 का, वर्किंग नोट 4 लिख के आओगे, वर्किंग नोट 4 ये लिख के आओगे, वर्किंग नोट लिख के आओगे, भूलना मत। इंटरेस्ट टू फ्रेंड और इंटरेस्ट टू एसबीआई पेड ऑन 31 दिसंबर 2024। बताओ क्या करोगे इसका? क्या लगता है, क्यों फ्रेंड का क्यों नहीं? ये फ्रेंड से भी बिजनेस से रिलेटेड है। मैं धंधा शुरू करना था, पोए का गल्ला लगाना था, मैंने कहा पैसे देना रे, क्या करता रहे, इतनी पुरानी दोस्ती है, उसने दिए पैसे, अगले को ब्याज। तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है 43B में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस और एनबीएफसी। तो सिर्फ एसबीआई को जो इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट जो आपने पे नहीं किया है वो डिसअलाउड हो जाएगा। फ्रेंड वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो 50,000 रुपए आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वर्किंग नोट 5 कितना, 50,000, ये 50,000, ठीक है। चलो अब आता है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 7,50,000। देखो ये वाला डेप्रिसिएशन तो डिसअलाउड था, अपन ने उड़ा दिया इसको, और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है वो हम क्या कर देंगे, लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस। तो यहां लिख देंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कितना, 7,50,000। हो गया आपका आंसर। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसकी टोटल करो, 5,30,000, 6,00,000, 6,10,000, 6,30,000, 6,80,000, ठीक है। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66,80,000। इसमें से 7,50,000 आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 5, 2, 7 और 6, 13 लाख, 13 लाख आपका ये भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे फाइनल कितना आ रहा है बताओगे मुझे? 46,30,000। तो मुझे बताओ गड़बड़ किसकी हुई? जो 46,50 पे है, मेरे को लगता है उन्होंने 20,000 भी एडबैक कर दिया होगा, फ्रेंड वाला भी एडबैक कर दिया होगा, वो गलती कर दी है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड वाला एडबैक नहीं करना है, ठीक है। आपकी कहां गलती हुई? फ्रेंड में, और कौन सी वाली फ्रेंड, लाल चुनरिया वाली, उसके कारण गलती कर दी आपने? अच्छा, 2 हैं आपकी फ्रेंड, दोनों में तो 2 मत रखो, 1 रखो, गलती नहीं होगी। समझ गया, हाँ हाँ। आदित्य ने गलती कर दी, बोले से एकदम लाल चुनरिया वाले की याद आ गई, तो क्या करूं, थोड़ा सा फ्रेंड की याद आ गई, उसके साथ दगा नहीं कर सकता हूं ना, तो क्या करूं। हाँ अब सही बात है। चलो अब आपको समझ आई, गलतियां समझ आई। सो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आएगा अब मजा। चलो आज मैंने यार बस आपको एक क्वेश्चन ही अच्छे से समझाया है। आज मेरा पर्पस यही था कि आपको क्वेश्चन अच्छे से कमांड करवाई जाए, है? हाँ, क्वेश्चन से अब आपको प्रोविजन अच्छे समझ में आएंगे। अब आपको जब मैं प्रोविजन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन से प्रोविजन अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा, रेंट फ्रॉम मशीनरी छोड़ दिया, ओके, नहीं वो आपका आईएफओएस का है भाई। मैंने लिखा था ना मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार है, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग की इनकम आएगी यार, किराए पे देने का व्यापार थोड़ी है, तो आईएफओएस में जाएगा। यहां पे मेरे को टीडीएस का भी लेना था इफेक्ट, बट मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में लेंगे अपन, ठीक है। तो आज का दिन तो अपना पूरा क्वेश्चन में गया, बट कोई बात नहीं, इट वॉज गुड।
नहीं नहीं यार, दूं क्वेश्चन, फिर मैं क्या करूंगा, ऐप पे भेज दूंगा, क्वेश्चन बना के भेज दूंगा, आप कर लेना, ग्रुप पे भेज दूंगा, होमवर्क लिख देता हूं मैं तुम्हारे, मैं तो ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना। आयुषी 46-50 नहीं आएगा, 46-30 आएगा। आपने भी वो फ्रेंड का जो लो इंटरेस्ट है ना वो एड बैक कर दिया होगा, वो नहीं होगा एड बैक, ठीक है। तो चलो अब एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें, ताकि अब तुम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे सेक्शन 32 तक, उसके आगे फिर अपन चलते हैं। मैंने डेप्रिसिएशन पूरा करा दिया है। मैंने आपको क्या बताया, एक बार आ जाओ मेरे साथ वापस, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो जी, सेक्शन 28 क्या था, इनकम। सेक्शन 29 क्या था, कंप्यूटेशन, किस तरीके से बिजनेस इनकम कैलकुलेट की जाती है। 28 और 41 की इनकम माइनस 30 से 37 के खर्चे, करेक्ट। सब खर्चे देख ले मैं कौन कौन से हैं। सेक्शन 30 बिल्डिंग के लिए आपने कौन सा खर्चा किया हो, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, रिपेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट, इंश्योरेंस। सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के लिए रिपेयर्स और इंश्योरेंस का खर्चा। सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन का खर्चा, ठीक है। डेप्रीशिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा प्लस एडिशनल डेप्रीशिएशन का भी मिलेगा, बट एडिशनल का हर किसी को नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, पावर जनरेशन में हो, उसी को मिलेगा, और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, और वो भी नई मशीनरी पे मिलेगा, सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। कितना मिलेगा, 20% हर पे, हाँ हर प्लांट एंड मशीनरी पे 20% मिलेगा। एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल, जिस साल आपने खरीदा है, और मतलब जिस साल पुट टू यूज किया है, पहली बार जिस साल आपने पुट टू यूज किया है, जिस साल खरीदा उस साल अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से इस साल मिल जाएगा और अगले साल हाफ रेट से मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, एवरी ईयर नहीं मिलेगा, लिख लो, एवरी ईयर नहीं मिलेगा। हाँ जी, जिस साल खरीदा है और अगर पुट टू यूज उसी साल कर लिया, लेस देन 180 डेज है, तो 10% इस साल मिल जाएगा, 10% अगले साल मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ फिर मैंने बताया था एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, टिल पुट टू यूज तक का खर्चा आपका एक्चुअल कॉस्ट माना जाता है, ठीक है। इसमें मैंने एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट बताया, और क्या बताया, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट बताया, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट बताया, राइट। फिर क्या बताया, यहां पर आपने डेप्रिसिएशन और सेक्शन 50 को देख लिया होगा, यस और नो। इशू आ रहा है क्या, ऐप में इशू आ रहा है, किसने मैनेज किया, मैंने, जूही ज्वाइन नहीं कर पा रही है क्या, जूही क्या इशू है बोलो। आप, मेरे को तो नहीं दिख रहा है यार। अच्छा, जूही का है कुछ, सर आप, सर ऐप में कुछ इश्यू आ गया, रीजन आई एम अनेबल टू ज्वाइन लेक्चर, एनीवन प्लीज सेंड द क्वेश्चन इन ग्रुप इटसेल्फ। ओके, ये किसने भेजा, आयुषी ने, ये जूही ने भेजा क्या, नहीं ये किसने भेजा, जय स्टर्लिंग। हाँ जूही को आंसर यहां देते हैं, हाँ जूही, हाँ, ठीक है। आप कहो तो हम ऑडियो ऑन कर दें, इधर बफर हो रहा है उसके ऐप पर। अच्छा अच्छा अच्छा, जूही लॉग आउट करके लॉग इन करो, शायद हो जाए। जूही लॉग आउट करके लॉग इन करो, शायद हो जाए। ओके, नहीं भेज दिया ना मैसेज ग्रुप पे। चलो जी, यहां पर अब मैंने बताओ, सुनो सुनो सुनो
सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, ठाकुर आ रहे हैं। ठाकुर नहीं, कौन आता है? डाकू मंगल सिंह आ रहा है। कौन? गब्बर सिंह आ रहा है। जब भी कोई बच्चा रोता है उसकी माँ बोलती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना? कितने आदमी थे सरकार। तू चलो जी आ जाओ, अब पढ़ते हैं यार। तुम ना बहुत इधर उधर की बातों में उलझा देते हो मेरे को यार। हाँ यार, अरे यार गड़बड़ करते हो यार तुम। चलो आ जाओ, पहले मुझे बताओ सेक्शन 30 कर दिया तुमने, सेक्शन 31 यस, सेक्शन 32 क्या है ये? डेप्रिसिएशन। सर अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा पक्का? कब मिलेगा? ऑनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस में यूज होनी चाहिए और पुट टू यूज कर लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो यस आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अगर पावर जनरेटिंग है तो एसएलएम का ऑप्शन है, बट पावर जनरेटिंग भी जनरली डब्ल्यूडीवी करते हैं। ऑप्शन है, राइट? इश्यू रिजॉल्व। चलो बहुत बढ़िया। जूही, आप जूही चावला के परिवार से हैं क्या? जूही चावला एकदम याद आया। अच्छा जूही चावला, हाँ वो चावला ही है, जूही चावला। यस, तो आपको ये समझ आ गया है मेथड। देयर आर टू मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में क्या होता है? सेम एज अकाउंट्स, और डब्ल्यूडीवी में ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट्स। ठीक है ना? तो अगला हमने यहां पे क्या देखा था? ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट को देखा था कि किस तरीके से ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट पे। सर आ गए? 11:30 शुरू करेंगे ना? सर आ गए भाई, 10 मिनट में शुरू कर रहे हैं। किस तरीके से, बस रिकॉल करा रहा हूं, किस तरीके से ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है? फिर हमने क्या देखा था? ब्लॉक ऑफ एसेट्स में याद आ रहा है डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा और कब कैपिटल गेन होगा? सर दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो। डब्ल्यूडीवी 0 से ज्यादा, असेट्स 0 से ज्यादा, दोनों कंडीशन पूरी होती है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं तो सेक्शन 50 लग जाएगा कैपिटल गेन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था? इसके कुछ प्रोवाइजोस देखे थे, प्रोवाइजो 1 और 2। प्रोवाइजो 1 बोलता है कि अगर कोई एसेट्स पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन होगा, जिस ईयर में खरीदा है उस ईयर में। और प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है? अमल कमीशन डीमर्जर सक्सेशन हो गया तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? भूल गए? नहीं, ये बोल रहा है यस सर, भूल गए। प्रोवाइजो के बाद मैंने क्या बताया था आपको? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट सर आप बोलते हो ना ब्लॉक में परचेज ऐड करो, क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट देखी थी। फिर क्या बताया था मैंने आपको? पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस, पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस। अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो पार्टली पर्सनल पर्पस और पार्टली बिजनेस पर्पस, तो किस तरीके से खर्चे का बेनिफिट मिलेगा? और क्या बोला था? एसएलएम में डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन। बताया नहीं बताया? उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवाए। अब देखो आगे की कहानी क्या होने वाली है। सेक्शन 33 आपको नहीं पढ़ना है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। टी कॉफी रबर साइट रेस्टोरेशन फंड नहीं है। सेक्शन 34 ओमिटेड, इनकम टैक्स में ही नहीं है। ठीक है? उसके बाद में आगे क्या? सेक्शन 35। इसके 3 सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये बड़े लोगों के सेक्शन है। बड़े लोग, बड़े मोटे मोटे लोग होते हैं ना, आयुषी जैसे। जिंदगी में कुछ मोटो करूँ छे, अपन तो छोटे आम आदमी है भाई, अपन क्या बड़े सपने सोचेंगे, अपन तो देसी सपने। बट आयुषी के लिए है ये सेक्शन 35, कल देखते हैं। फिर आता है सेक्शन 36 जनरल, सम स्पेसिफिक डिडक्शन, सम स्पेसिफिक डिडक्शन। फिर आता है सेक्शन 37, जो खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं होता है वो 37 में अलाउड हो जाएगा, तो यहां पर आपके खर्चे खत्म हो जाएंगे। फिर इन पे पापा जी की रेस्ट्रिक्शन तुमने देख ली है, उसके बाद और देखेंगे।
बस ये पापा जी की रेस्ट्रिक्शन हुई कि तुम करो बल्ले बल्ले, 80% पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा और फिर सिर्फ 20% रहेगा, वो बाद में, मतलब बाद में क्या बता दूंगा मैं, ठीक है। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ दिस चैप्टर। आज 8वां दिन था, तो मान के चलो 4-5 दिन और मान के चलो, अपन तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन पकड़ो, 15 दिन, ठीक है। पीजीबीपी उस लायक चैप्टर है एक्चुअली, और यहां पर मैं आपको टीडीएस भी मर्ज कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि टीडीएस का हिस्सा भी मैं आपको यहीं कराने वाला हूं। चलो बाय बाय।